नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र कुमार। मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर में सहायक आचार्य अर्थशास्त्र के पद पर कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व, साथ ही साथ एक और विषय है संरचना की भ्रामकता को पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें समुच्चय का विश्लेषण संपूर्ण अर्थशास्त्र के संदर्भ में किया जाता है। अर्थात यह वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण राष्ट्र से संबंधित चरों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि समस्त आर्थिक क्रियाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन, रोजगार, बेरोजगारी, व्यापार चक्र, सामान्य कीमत स्तर, मुद्रा संकुचन, आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि इसकी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है। यानी इन सब चरों का, इन सब समुच्चय का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जो कि समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है, ना कि व्यक्तिगत या व्यक्तिगत इकाइयों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम समग्र इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण प्रकृति में योगात्मक है। एग्रीगेट टर्म्स हैं, एग्रीगेट टर्मिनोलॉजी के हम अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत इकाई के रूप में राष्ट्र के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक चर हैं। ये सभी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में बताया गया है। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय निवेश, मुद्रा की क्रय शक्ति आदि हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा प्रोफेसर बोल्डिंग बताते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति इकाइयों का ही नहीं बल्कि उनके समूह का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय, ये एक व्यक्ति एक फर्म के आय के बारे में अध्ययन ना करके संपूर्ण राष्ट्र की, संपूर्ण राष्ट्र के आय के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत कीमतों के स्थान पर सामान्य कीमत स्तर, मुद्रास्फीति जैसे कि मुद्रा संकुचन, ये सामान्य मौद्रिक नीति का अध्ययन, ये सब सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत आता है तथा व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। अकॉर्डिंग टू ई बॉल्डिंग, macroeconomics deals not with individual quantities as such but with aggregates of these quantities, not with individual income but with national income, not with individual prices but with price levels, not with individual output but with national output. प्रोफेसर एकले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं से है। ये आर्थिक अनुभव के हाथी के व्यक्तिगत अंगों के कार्य, संचालन, आकार व पहचान की अपेक्षा उसके कुल आकार, शक्ल व संचालन का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये एक जंगल की प्रकृति का अध्ययन है, ना कि व्यक्तिगत पेड़ों का जिनसे जंगल का निर्माण हुआ है। मतलब एक नेचर की बात करता है मेटाफर का यूज करते हुए। तो according to Ekle, macroeconomics deals with economics affairs in the large. It concerns the overall dimensions of economic life. It looks at the total size and shape of function of the elephant of economic experience rather than working of dimension of the individual parts. To alter the metaphor, it studies the character of the forest independently of the trees which compose it. तो ये दो अर्थशास्त्र की हमने डेफिनेशन को अध्ययन किया। ये सब हमें ये बताते हैं कि समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है, संपूर्ण राष्ट्र का अध्ययन करता है, और जो वेरिएबल्स है जिनसे पूरे राष्ट्रों का अध्ययन किया जाता है वह है राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत कीमतें, मुद्रास्फीति। इस प्रकार के चरों का अध्ययन करते हुए हम समष्टि अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आय एवं रोजगार के सिद्धांत। तो आय एवं रोजगार के सिद्धांत से तात्पर्य ये है कि जो भी सिद्धांत किसी राष्ट्र की आय और रोजगार को बताते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से बेरोजगारी कम हो, लोगों की आय बढ़े, रोजगार में वृद्धि हो। जैसे उदाहरण के लिए केन्जियन थ्योरी हमने पढ़ी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है, और क्लासिकल थ्योरी
जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट आदि ऐसी थ्योरीज हैं जो कि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार के स्तर का निर्धारण, संबंधित समस्याओं, उनके निर्धारक तत्व जैसे उपभोग, निवेश, इसमें राष्ट्रीय उत्पादन, रोजगार आदि सिद्धांत सम्मिलित किए जाते हैं। आय तथा रोजगार निर्धारक तत्वों से संबंधित घटकों से उपभोग, विनियोग, मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ प्राइस, समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति यानी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, मौद्रिक नीति आदि ऐसी मूल्य स्तर के निर्धारण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत, आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण है। ये विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में लागू होता है। इसके अंतर्गत विकास तथा नियोजन की विधियों व तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स जो हैं वो ये बताते हैं कि आर्थिक वृद्धि कितनी होनी चाहिए, आर्थिक विकास की दर क्या होनी चाहिए। जैसे कि हैरेडोमर मॉडल पढ़ते हैं हम, सोलो का मॉडल पढ़ते हैं, और आर्थिक विकास के जो चरण होते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो कि आर्थिक विकास में आता है। व्यापार चक्रों का सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ावों का विश्लेषण, उनके दुष्प्रभावों पर नियंत्रण तथा इन्हें रोकने के उपायों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए देश की मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, व्यापार नीति आदि में समायोजन करना पड़ता है। तो पूरे राष्ट्र की नीति के मौद्रिक नीति जैसे कि व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं कि अर्थव्यवस्था में कभी तेजी आती है, कभी मंदी आती है। तो इन मंदी की समस्याओं का, तेजी की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति का अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मौद्रिक व्यवस्थाएं, शाख व्यवस्थाएं, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आदि का व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार की शर्त, विदेशी विनिमय दरों का निर्धारण, विदेशी विनिमय दरों में उच्चावचनों का विश्लेषण आदि का अध्ययन समष्टि आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं जो कि देश की बैंकिंग और विदेशी व्यापार को प्रभावित करते हैं, वो सभी हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय के सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। वितरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र से इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को राष्ट्रीय आय में हिस्सा निर्धारण करने के सिद्धांत का विश्लेषण, जैसे कि हमने भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, इन उत्पादन के साधनों को किस आधार पर इनकी प्रतिफल प्राप्त है वो सब हमने व्यक्तिगत स्तर पर मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र में देखा, परंतु एक राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा कितना होगा और उनका क्या योगदान है, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम वितरण के सिद्धांत में पढ़ते हैं जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। मुद्रा तथा बैंकिंग सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र में मौद्रिक व्यवस्था जैसे शाख व्यवस्थाएं, बैंकिंग के सिद्धांत, केंद्रीय बैंकिंग, केंद्रीय बैंक के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आदि जो भी हैं उन सब का अध्ययन हम मुद्रा तथा बैंकिंग सिद्धांत समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। ये सब क्षेत्र हैं कि हम इन क्षेत्रों तक समष्टि अर्थशास्त्र है। राजस्व का सिद्धांत, समष्टि अर्थशास्त्र के इस क्षेत्र राजस्व के सिद्धांत से तात्पर्य है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में करों का क्या स्थिति होती है, इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें, तो इन सब का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस की कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है। तो 1930 में जब व्यापक मंदी आई थी तो उस मंदी के दौरान समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई, मतलब उसका प्रचार प्रसार सभी से शुरू हुआ, क्योंकि जो व्यक्तिगत मॉडल्स थे, जो क्लासिकल मॉडल्स थे, वो सब फेल होते चले गए और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रभाव हमको 1930 के बाद ज़्यादा देखने को मिला। तो उसका महत्व क्या क्या है, अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक है। अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली समझने के लिए समष्टि आर्थिक चरों का संपूर्ण अध्ययन आवश्यक होता है। अधिकतर देशों की समस्याएं संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र आय, समग्र उत्पादन, कुल रोजगार, सामान्य कीमत स्तर एवं भुगतान संतुलन से संबंधित होती है, जिनका अध्ययन एवं समाधान समष्टि आर्थिक विश्लेषण द्वारा किया जा सकता है।
अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समष्टि आर्थिक विश्लेषण के बिना समझना असंभव है। आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। आधुनिक युग में प्रत्येक देश के लोक कल्याण से संबंधित सभी कार्य उस देश की आर्थिक नीति पर निर्भर करते हैं। आर्थिक नीति से तात्पर्य है कि लोक कल्याण से जितने भी कार्य हैं वो सभी आर्थिक नीति पर डिपेंड करेंगे। और लोक कल्याणकारी सरकार आर्थिक नीति इस प्रकार करती है कि देश में रोजगार, उत्पादन, उपभोग के स्तर में वांछनीय प्रगति हो सके। सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण आवश्यक होता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही बड़े बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन करके उपयुक्त नीति का निर्धारण किया जाता है। तो आर्थिक नीति निर्धारण के माध्यम से हम जो देश में रोजगार, उत्पादन और उपभोग में प्रगति की बात को हम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना में सहायक। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तुलना की जाती है कि एक राष्ट्र की मांग कितनी है, आय कितनी है, उपभोग कितना है, बचत, निवेश के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय तुलना करते हैं। आर्थिक नियोजन में सहायक। आर्थिक नियोजन से जो भी हम इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं तो एक राष्ट्र के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको फुलफिल प्राप्त करने के लिए हमें इसका अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। अधिकांश विकसित विकासशील देशों ने तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया है। आर्थिक नियोजन के लिए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन एवं उपभोग आवश्यक होता है। नियोजन के लिए आवश्यक सामग्री समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसके द्वारा ही साधनों का अनुकूलतम प्रयोग एवं आवंटन हो सकता है। नेक्स्ट है सामान्य बेरोजगारी के विश्लेषण में सहायक। तो जो बेरोजगारी से संबंधित नियम होते हैं, बेरोजगारी से संबंधित जो भी तथ्य होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं कि देश में बेरोजगारी कम कैसे की जाए और रोजगार को बढ़ाया कैसे किया जाए, प्रभावपूर्ण मांग किस प्रकार से बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों को आय व रोजगार में वृद्धि हो। इस प्रकार से जो भी विश्लेषण होगा वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। किसी देश के सामान्य रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है जो कि कुल उपभोग फलन और कुल विनियोग फलन पर निर्भर है। अतः किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग में कमी के कारण होती है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुल उपभोग एवं कुल विनियोग में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा ही किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के कारणों, प्रभावों एवं इसे दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जा सकता है। मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक। जैसा कि हमने ऊपर भी देखा कि मौद्रिक नीति से संबंधित, मुद्रास्फीति से संबंधित जो भी समस्याएं एक अर्थव्यवस्था में होती है उन सब का निराकरण करना अति आवश्यक है। तो उन सब का अध्ययन भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं और इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और बढ़ जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण करके उनका समाधान किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से समाज के विभिन्न वर्गों को बचाने के लिए उपयुक्त मौद्रिक नीति एवं प्रशुल्क नीति अपनाई जाती है जो कि समष्टि अर्थशास्त्र का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। तो व्यापार चक्र के बारे में भी हमने देखा कि अर्थव्यवस्था में तेजी या मंदी जब स्थिति होती है तो देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव होता है। जैसे कि अभी कोविड-19 के समय हमने देखा कि लोगों के पास लॉकडाउन के दौरान आय नहीं थी, रोजगार नहीं था, फिर कुछ लोग बेरोजगारी भी हुए तो देश की स्थिति, ग्रोथ रेट जो काफ़ी नीचे चले गई और मंदी का आसार होने लगे। तो कभी कभी मंदी की स्थिति आ जाती है किसी कारण से और कभी कभी तेजी की स्थिति मार्केट में देखने को मिलती है। तो दोनों ही स्थिति ठीक नहीं होती है अर्थव्यवस्था के लिए। तो उन सब का समाधान हम समष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होते हैं उनका अध्ययन करके ही कर सकते हैं। वैसे अर्थशास्त्र के द्वारा किसी भी अर्थव्यवस्था में आने वाले व्यापार चक्रों का विश्लेषण किया जा सकता है और अर्थव्यवस्था पर व्यापार चक्रों के द्वारा पड़ने वाले बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है। व्यापार चक्रों के कारणों की विश्लेषण करके सरकार व्यापार चक्रों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। ये उपाय भी समष्टि मूलक होते हैं। तो ये हमारे समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र एवं महत्व की बात हुई।